इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। ग्रीक सिविलाइजेशन को हिंदी में यूनानियों की सभ्यता भी कहते हैं। अगर आप इसका मैपिंग नहीं जानते हैं, मैप में इसका लोकेशन क्या है आज के डेट में, तो वो भी देख लें ताकि समझने में आपको आसानी मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो था आज से लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले शुरू हुआ था, और ईसा पूर्व की बात करें तो 2000 साल पहले। इन लोग को हेलेंस भी कहा जाता था। जो पुराने सबसे पहले पुराने ग्रीक के लोग थे उनको हेलेंस कहा जाता था। हेलेंस का मतलब यूनानी होता था, और ये लगभग अपने जो आर्यंस इंडिया में थे उन्हीं के समान थे। ये लोग भी ट्राइब्स में रहा करते थे। ट्राइब्स मतलब कबीले में रहा करते थे, कबीले में रहा करते थे, एंड अकेले नहीं रहा करते थे, फैमिलीज़ में रहा करते थे। 2-4 फैमिलीज़ एक साथ रहा करते थे तो एक कबीला बन जाता था। और वैसे ही 2-4 कबीले थे, 4-5 ट्राइब्स हो गया, कबीले हो गए। सबके एक अब मतलब राजा हुआ करते थे। ठीक है, एक राजा हुआ करते थे, तो यहाँ पर वही मेंशन है, ईच ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैड अ किंग। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है इन लोगों का मेन जो काम था क्या मतलब उस टाइम पे ये लोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? खेती करना, एग्रीकल्चर हो जाएगा, और कृषि पशुपालन, यही 2 मेन काम था। और भी काम करते थे जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन जो मुख्य काम है वो ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्डिंग। ओके, एंड इन लोग जो थे ग्रीक वाले लोग, इनके बहुत सारे जैसे हम लोग के देवता हैं जिनको हम लोग पूजते हैं, सूर्य भगवान हैं, विष्णु भगवान है, शंकर जी हैं, उसी तरह से ग्रीक वाले लोग के भी देवता थे और उनका अलग अलग नाम था। नाम आप लोग देख सकते हैं, जो भी पिंक कलर में जो हुआ है वो सभी इनके देवता हैं और सभी का अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले आप लोग जीसस का देखिए, जीसस नहीं होगा, जीसस का देखिए। वो जो थे स्काई के भगवान थे, आसमान के भगवान थे, और इनको कारण माना जाता था थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कने का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में है पोइस्टोन। इनको ध्यान में रखिएगा, मतलब आप लोग यहाँ पर इस तरह से टेबल बना लीजिएगा। जैसे इसका स्काई ऑफ गॉड, पोइस्टोन का ये थे गॉड ऑफ सी, समुद्र के भगवान इनको माना जाता था, और इनको कारण माना जाता था कि ये स्ट्रॉम लाते हैं, सुनामी लाते हैं, शिप जो होता था जहाज़ों को डुबा लेते थे अपने अंदर। तो ये पोसेidon जो थे गॉड ऑफ सी थे। अपोलो जो थे वो सूर्य भगवान थे, और इनका मानना था ये फ्यूचर को रिवील करते हैं, फ्यूचर को दिखाते हैं। जैसे सूर्योदय होता है आपका नया फ्यूचर दिखाता है, ऐसा मानना था उन लोगों का। और एथेना वाज द गॉडेस ऑफ विक्ट्री, और जब भी आप लड़ाई वगैरह करते हैं, विक्ट्री कर लेते हैं, तो इनका मानना था एथेना की वजह से हम लोगों का विक्ट्री हुआ है। तो जीत या विजय के भगवान को एथेना माना जाता था। एक और हैं डियोनाइसस, जो शराब के देवता माना जाते थे, वाइन्स के देवता, जो द गॉड ऑफ वाइन, एंड देयर वेर मेनी अदर्स, एंड बहुत सारे भगवान और भी थे। तो ये सभी कुछ 4 या 5 हैं टोटल। आप लोग टेबल बना लीजिएगा और याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। कौन गॉड का क्या मतलब है, किसके भगवान थे? सूर्य भगवान थे, समुद्र के भगवान थे, या फिर और भी क्या था यार, द स्काई के भगवान थे, आसमान के, या फिर शराब के भगवान थे। सभी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों का मानना था, जो इन लोगों के जो इतने सारे भगवान मैंने आप लोगों को बताया ना, इन लोगों का मानना था ये नॉर्मल ज़मीन पे नहीं रहते थे। इनका एक माउंटेन है जिसका नाम है आप लोगों को माउंट ओलंपस। ये ग्रीक का बहुत ही बड़ा माउंटेन रेंज है, फोटो में आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे भगवान, इनका मानना था ये सभी जितना का नाम मैंने लिया वो यहाँ पर रहा करते थे। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना है इस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं कि कहाँ पे इन लोगों का मानना था कि भगवान रहा करते थे, तो माउंट ओलंपस। ठीक है, उसके बाद जब 8वीं सेंचुरी आ गया, 800 BC, ठीक है, तो ग्रुप जितने भी सारे विलेजेस थे, विलेजेस प्लस मतलब मैं बोल रहा हूँ जितने भी सारे विलेजेस थे सभी जुड़ गए और टाउन में तब्दील हो गए, नगरीकरण हो गया सभी का। सभी विलेज आपस में मिल करके एक नगर का निर्माण किया, और नगर के बहुत सारे नाम कौन कौन से हैं, जैसे कि स्पार्टा हो गया, एथेंस हो गया, मैसेडोनिया होगा, कॉर्निथ हो गया, थीप्स हो गया, एंड मेनी मोर्स हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पार्टा एंड एथेंस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बाकी के बारे में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी स्टेट, मतलब सबसे ऊंचाई पर एक सिटाइडल बनाया जाता था, एक्रोपोलिस जिसको भी बोल सकते हैं, या सिटाइडल, दोनों बात है कि कहने का मतलब आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक ऐसा जगह होता था जहां से आप लोग पूरे सिटी को आप लोग देख सकते थे। सबसे ऊंचा जगह, हाईएस्ट पॉइंट, कहने का मतलब है अगर आपका घर 4 तल्ला है, 5 तल्ला है, तो आप पूरे गांव को देख सकते हैं। उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं ये एक ऐसा किला या गढ़ रहता था जहां से पूरे आप सिटी को देख सकते थे। ठीक है, जैसे कि स्पार्टा में कोई किला है तो पूरे स्पार्टा को ही देख सकता है, एथेंस में कोई किला है तो पूरे एथेंस को ये देख सकता है। क्यों बनाया जाता था? सिक्योरिटी पर्पस से, डिफेंस के पर्पस से। अगर कोई हमला वगैरह करता है तो दूर से ही देख लें कि कोई आ रहा है हमला करने, तो इधर से भी काउंटर बैक अटैक हम लोग कर सके। ठीक है, काउंटर अटैक। ठीक है,
सो इस तरह से बताया गया। नेक्स्ट लाइन में है स्पार्टा मेन कंसर्न विथ मिलिट्रिज्म। तो यहाँ पर मैंने बताया स्पार्टा जो है, स्पार्टा एथेंस दो मेन हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इस बुक में भी थोड़ा बहुत इन्हीं के बारे में दिया गया है। तो स्पार्टन जो लेग थे, स्पार्टन लोग ज़्यादातर मिलिट्री में विश्वास करते थे, बाकी जो काम थी उसको इनका कोई मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं था। मिलिट्रिज्म में इन लोग का विश्वास था, ठीक है। और ये सैन्यवादी सोच था और इनका मुख्य काम था सैनिक का नेतृत्व करना, ठीक है। तो ये लोग सैनिक लड़ाई वगैरह में ज़्यादा भाग लेते थे और रुचि रखते थे, इन लोगों का रुचि उसमें ही था। सो स्पार्टा का मतलब ही होता है मिलिट्रिस्टिक, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और स्पार्टन वेयर द फाइन सोल्जर्स बट दे कंट्रीब्यूट, और मानना है कि स्पार्टन जो लोग थे बहुत ही कुशल सैनिक थे, और ये ऐसा नहीं है कि सैनिक हैं तो सिर्फ लड़ाई वगैरह में ही काम करेंगे। जैसे आज की डेट में आर्मी है इंडिया का, तो सिर्फ वो बॉर्डर पे लड़ते ही हैं और लड़ाई का काम ही करते थे, और बाकी उनको फुर्सत नहीं मिलता कि इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करें। उस समय के जो स्पार्टन थे, सोल्जर थे, सैनिक थे, वो लोग लड़ाई के साथ साथ जो ग्रीक का कल्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लोगों का रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद बताया गया है द सिटी स्टेट एथेंस। एथेंस उस समय का राजधानी था, ठीक है, सिटी स्टेट एथेंस डेवलप ए लॉन्ग लाइन्स, मतलब स्पार्टन के ही समय में एथेंस भी था, दोनों एक साथ ही था। तो लेकिन जो स्पार्टन में था कि मिलिट्री का ज़्यादा वर्चस्व था और मिलिट्री ज़्यादा थे और सोच था सैनिक वाला, लेकिन एथेंस में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक उसके विपरीत था। ये लोग नॉर्मल थे, और नॉर्मल जैसे चलता है कोई सिटी नगर, उसी तरह से चला करता था इन लोगों का। इन लोगों के पास राजा हुआ करते थे। एंड द टेरिटरीज इट रूल हैड बीन ऑक्युपाइड ग्रेजुअली एंड पीसफुली। यहाँ पर ज़्यादा मार धार वगैरह नहीं हुआ करता था। जहाँ पर मिलिट्री रहेगा, जहाँ पर इन लोगों को रुचि था, स्पार्टन लोगों का मार धार करने में, और अदर मिलिट्री हैं तो मार धार ही करेंगे, मिलिट्री बने क्यों हैं, आप ही सोचो ना। तो ये लोग मार धार करने में रुचि रखते थे, लेकिन ये उल्टे माने जाते थे और ये लोग पीसफुली रहा करते थे। नेक्स्ट, और यहाँ पर मिलिट्री जो था एथेंस में डेवलप नहीं था, ये लोग पीसफुली रहा करते थे, मिलिट्री वगैरह डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और एथेंस हैड एक्सलेंट हार्बर्स एंड मिनरल डिपॉजिट। इन लोगों के पास काफ़ी, मतलब देखो ग्रीस का लोकेशन आप लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, तो वो तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। एक तरफ से एजियन सी है, एक तरफ से आयोनियन सी है, और नीचे में भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है। तो बंदरगाह, सी पोर्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। हार्बर्स कहने का मतलब है हार्बर्स का सी पोर्ट ही है यहाँ। और मिनरल डिपॉजिट, इन लोगों के पास मिनरल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह। तो ये लोग ट्रेड वगैरह ज़्यादा करेंगे, ये सभी हैं, सी पोर्ट है, बंदरगाह है, तो इधर उधर ट्रेड करेंगे, मतलब इधर उधर अपना सामान बेचेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो ये लोग थे और इनका मुख्य काम यही सब था। एथेनियंस बिल्ड ए प्रोस्पेक्टेड ट्रेड एंड कल्चर। जैसा कि मैंने बताया, कल्चर ट्रेड इन लोगों ने बिल्ड किया, बनाया। यहाँ पर बताया गया है द पेरिसल्स, और टाइमिंग दिया गया 459 बीसी से लेकर 429 बीसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब देखिए यहाँ पर जो एथेंस था, जो भी शहर था, वहाँ पे बहुत सारे राजा थे, और राजा में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, तो ये इनका नाम जो दिया गया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, या ऑलरेडी ये हाईलाइट है पिंक कलर में। तो पेरिसल्स जो थे सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। बाकी राजाओं के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ग्रीक के नहीं है। जैसे इंडिया में हम लोग हैं तो इंडिया का संपूर्ण इतिहास पढ़ना पड़ता है, एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन हम लोग अगर ग्रीस के रहते हैं ना, तो ग्रीस का सारा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग ग्रीस के थोड़ी निवासी हैं, तो ग्रीस के थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए, पूरा डीपली मत जाओ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया द बैटल ऑफ मैराथन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वीडियो में मैंने शायद बताया था। ये डायरियस किंग जो था, आप लोग बताओ, अगर पिछला वीडियो देखें तो बताएंगे, डायरियस प्रथम जो था वो कौन सी सिविलाइजेशन का एक राजा रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था ईरानियन सिविलाइजेशन के बारे में, पर्शियन सभ्यता के बारे में। तो फारसी लोग के बीच एंड फारसी के एक राजा थे डारियस प्रथम, उनके एंड ग्रीक के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें इन्होंने डारियस प्रथम को हरा दिया, ठीक है, इन्होंने डारियस प्रथम को हरा दिया और कब्जा कर लिया। हराने के बाद कब्जा ही करते हैं लोग उसका। और अलेक्जेंडर ने भी ईरानियन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म किया था, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद एक हुआ था पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर था, वो स्पार्टा, ये आपस में ही लड़ गए थे। मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन के दो मेन जो सिटी थे, स्पार्टा एंड एथेंस, ये दोनों आपस में ही लड़ गए थे। जिसमें जीत किसकी हुई थी, आपको यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें जीत यहाँ पर स्पार्टा को हुआ था। यहाँ पर इंडेड ट्रेजेडी फॉर एथेंस, मतलब ट्रेजेडी मतलब होता है दुखद घटना, या फिर कहने का मतलब है एथेंस बुरी तरह से हार गया और स्पार्टा जीत गया। और टाइमिंग देख सकते हैं 431 बीसी से 404 बीसी तक, ठीक है। और यहाँ पर जो थे फिलिप, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अलेक्जेंडर के पिताजी भी थे और ऑफ मैसेडोनिया के रहने वाले थे। उन्होंने कॉन्क्वर्ड मोस्ट ऑफ स्टेट ऑफ द ईयर्स फॉलोइंग द एथेंस डिस्ट्रिक्ट, मतलब लगभग आसपास के सभी जो स्टेट थे, सिटीज़ थे, उन पर इनका कब्जा हो चुका था। और यहाँ पर लिखा गया द सन अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनको कौन नहीं जानता है।
उनके जो सन थे फिलिप के, अलेक्जेंडर, वो 20 साल की उम्र में निकल पड़े थे क्या करने, पूरी दुनिया को जीतने। तो लोग हों तो इनके जैसा, अलेक्जेंडर के जैसा 20 साल की उम्र में आप एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी और कर रहे हैं। ये 20 साल की उम्र में देख सकते हैं कहाँ क्या क्या करने चले गए थे। तो यहाँ से ये साबित होता है, मोरल है कि कोई भी इंसान बॉडी से अगर बहुत अटा कट्टा है तो दिखने में वो मजबूत सिर्फ देखने में है, अंदर से उसका दिमाग, उसका नॉलेज कितना है उस पर डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना ज़्यादा वो ताकतवर है। तो आप लोग अगर पतले दुबले पतले हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपके अंदर अगर नॉलेज है तो आप सबसे महान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अलेक्जेंडर ने 20 साल की उम्र में दुनिया जितने निकल गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग 13 ईयर्स, पिछले वीडियो में बताया था, 13वीं साल में अलेक्जेंडर जो थे वो ग्रीस टू एक्सेप्ट द लीडरशिप, मतलब ग्रीस के लोगों को अपना लीडरशिप मतलब मानने पर मजबूर कर दिए थे कि आप लोग मुझे राजा मानो। 13 साल की उम्र में ही, ये टाइम टेबल याद रखिएगा, 336 BC से लेकर 323 BC। और इन्होंने क्या किया था, आर्किमेनिड एम्पायर जो था ईरानियन सिविलाइजेशन का, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पिछला ही वीडियो था, ठीक है। वहाँ पर उसको हराया और उस पर जीत प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने इंडिया का जो सिविलाइजेशन था, इंडिया में भी एक राजा को हराया था, पूरा बोक्का राजा था, मतलब बैल था एक नंबर, पोरस को इन्होंने झेलम में हराया था, जो कि अभी झेलम शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर पड़ता है। तो पोरस राजा जो थे उनको इन्होंने हरा दिया था। तो अलेक्जेंडर एक काफ़ी महान शासक थे और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पोरस को झेलम में 326 में हराया गया था, लेकिन ये जो अलेक्जेंडर थे वो सिर्फ पोरस को ही हरा पाए, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं घुस पाए। उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अगर घुसते तो साले को फोड़ देते। तो इसीलिए वो सिर्फ पोरस को हरा के रिटर्न, मतलब जैसे आए थे उल्टे पांव वापस चले गए। और उनका फिर मृत्यु हो जाता है 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का। उनका जो डेट है 323 BC में इनका मृत्यु हो जाता है। तो अलेक्जेंडर एक बहुत ही महान शासक थे, बहुत ज़्यादा महान यार, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है लाया जिसकी वजह से वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ और वर्ल्ड को चेंज करने में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अलेक्जेंडर कंक्यूस्ड ब्राउट मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द वर्ल्ड। ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया वाज डेवलप्ड, एशिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड डेवलप्ड हो गया और मेनी सिटीज़ बियर फाउंडेड एंड बहुत सारे अदर सिटीज़ जो पहले नहीं थे उसकी खोज हो गई। फिर क्या होता है, जो आया है उसको ख़त्म होना है। तो ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन था वो ख़त्म कैसे हुआ, तो इसको ख़त्म करने में रोमन एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ रहा। रोमन एम्पायर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रोमन सिविलाइजेशन पढ़ना है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो उन्होंने इसको अटैक किया इन पे और इनको मार धार के ख़त्म कर दिया और ये रोमन सिविलाइजेशन का एक पार्ट बन गए। ये ग्रीक सिविलाइजेशन था, इसको मार के अपने में मिला लिया रोमन वाला। वही लास्ट लाइन में लिखा गया है, इन 2nd century BC द रोमन एम्पायर स्टार्टेड एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रोमन अटैक्स ऑलमोस्ट इंटायर टेरिटरी ऑफ द ग्रीक्स। मतलब ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो सिटीज़ थे, टेरिटरीज थे ग्रीक के, वो रोमन एम्पायर के अंतर्गत आ गया। देयर एम्पायर बिकम द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। बस यही है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन के जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या क्या खोज किया, क्या क्या पूरे वर्ल्ड को दिया, क्या कंट्रीब्यूशन रहा पूरे वर्ल्ड के लिए, और जो इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने ही किया वो सभी के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। जो एक लिस्ट में बना देता हूँ वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वाटर क्लॉक हो गया, ओलंपिक गेम हो गया, ये सब इन्हीं लोग का देन है। और इन लोगों में कौन कौन से जो मेन फिलोसोफर हैं, हिस्टोरियंस हैं, कौन कौन से किताबें फेमस है, सभी चीज़ के बारे में देखते हैं हम लोग अभी। ऑफ ग्रीस एंड द ग्लोरी ऑफ एथेंस कब हुआ था, टाइम ऑफ पेरिक्सल्स। पेरिक्सल्स आपने इनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले ही लिया था। एथेंस के काफ़ी जाने माने या काफ़ी बड़े राजा थे और ओलंपिक गेम का सबसे पहले बार इन्होंने ही खोज किया था। ओलंपिक गेम्स कब हुआ, सबसे पहले 776 BC में हुआ था। किनके मतलब हॉनर में हुआ था, किनके लिए हुआ था, तो ये गॉड के बारे में आपको मैंने बताया था, जियोस गॉड जो आसमान के भगवान माने जाते थे, ठीक है। उनके ऑनर में ये गेम पहली बार ओलंपिक गेम खेला गया था 776 BC में। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया ओलंपिक गेम का जो क्रेज था ना धीरे धीरे ख़त्म होते गया और एक ऐसा समय आया, कौन सा समय आया ये भी आप लोग पूछेंगे ही। तो 394 AD में ये ओलंपिक गेम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ओलंपिक गेम खत्म हो गया तो उसके बाद फिर से आज की डेट में ओलंपिक गेम, अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो ओलंपिक गेम कैसे खेला जा रहा है। अगर ओलंपिक गेम उस टाइम पे ख़त्म हो गया था, तो ओलंपिक गेम ख़त्म हुआ था तो फिर से उसको रीजनरेट किया गया, मतलब फिर से पिक्चर में लाया गया, ठीक है। तो वो लाने वाले कौन थे, ख़त्म करने वाले का नाम याद रखना है और लाने वाले का नाम याद रखना है। ख़त्म करने वाले ये महान
बकलोल था और लाने वाले ये महान इंसान थे। सॉरी, इसको महान बोल दिया मैंने, बकलोल इसको बोला। इन्होंने ख़त्म कर दिया था यार ओलंपिक गेम्स का। और आप लोग जानते हैं अभी आज की डेट में ओलंपिक गेम का कितना ज़्यादा क्रेज है, ऊपर से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है यार ओलंपिक गेम्स। अगर आप नहीं देखो यार, एक गोल्ड जीता भारत ने, कितना ज़्यादा गुणगान हुआ है नीरज चोपड़ा का और कितना मतलब वर्ल्ड वाइड उनका नाम विख्यात हुआ, सभी देशों ने देखा नीरज चोपड़ा को। तो इसी तरह से ओलंपिक गेम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ख़त्म करने वाले ये थे थियोडोसियस एंड पेरी डी कुबर्टिन ने इनको फिर से जनरेट किया। कब 1500 साल इसको फिर से आने में लगा पिक्चर में, और 1894 में फाइनली ये जो ओलंपिक गेम है उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ कह सकते हैं। और 1896 में फिर से पहली बार नहीं, दूसरी बार ओलंपिक खेला गया। ठीक है, पहली बार तो यहाँ पर खेला गया था 776 BC में, उसके बाद ख़त्म हुआ। फिर से जब पुनर्जन्म हुआ उसके बाद पहली बार कब खेला गया, 1896 ईस्वी में। तो लगभग 1500 साल लग गए यार इसको फिर से वापस आने में। और नाम दोनों के याद रखना, ख़त्म करने वाला ये था रोमन का एक एम्परर था और लाने वाले ये थे पेरी डी कुबर्टिन। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा ऊपर नीचे आप लोग देख लेना, आप लोग सही पढ़ना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 4th ईयर। तो अभी जानते हैं अभी 1896 से लेकर अभी तक ओलंपिक गेम चलता आ रहा है और हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होता है, हर 4 साल के बाद। अभी चल रहा है ओलंपिक गेम, तो इसके 4 साल बाद फिर से ओलंपिक गेम्स होगा। दिया गया है द फाउंडर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी वाज अशाइलस एंड द ऑथर ऑफ, देखिए फाउंडर भी यही है एंड द ऑथर ऑफ प्रोमिथुस वाउंड का एक ही नाम याद रखना है जिनका नाम है एशाइलस, इनका नाम याद रखना है। ये ग्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर माने जाते हैं, खोजकर्ता माने जाते हैं, और ऑथर प्रोमिथुस वाउंड का माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन हुए ग्रीक का उनका नाम है, तो देखिए फाउंडर और ग्रेटेस्ट में अंतर होता है। फाउंडर जो पहली बार किसी चीज़ को खोज करता है, लेकिन उसी चीज़ में देखिए उसी चीज़ में जो मतलब बहुत पिक पे ऊंचाई पे पहुंच जाता है कोई भी काम में। हिज फेमस प्लेज आर ओइडिपस रेक्स, एंटीगोन्स एंड इलेक्ट्रा। तो ये नाम याद रखिएगा, और नहीं भी याद रखिएगा तो ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो बताया गया है अरिस्टोफेंस। अरिस्टोफेंस कौन थे? ये कॉमेडियन थे, बहुत ही महान कॉमेडियन थे ग्रीक के। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा लाइन, कंसिडर एज द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी। उसके बाद ग्रीक वालों ने ग्रीस में बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम ये है, 1 2 3 नाम है, तीनों को ध्यान में रखना है। हेरोडोटस को सब लोग जानते ही हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता माना जाता है इन लोगों को नहीं, हेरोडोटस को सिर्फ। और कुछ और भी फेमस है जिसमें थुसाइडिड्स है, प्लूटार्क हैं, और भी हैं जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखना है, जो नाम यहाँ पर मेंशन है। हेरोडोटस तो याद ही रहेंगे, उसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जैसे हिस्टोरियंस हुए तो फिलोसोफर भी यहाँ से बहुत सारे निकले हैं, जिसमें सोक्रेट्स जो हैं एंड प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। तो इनमें मतलब रिलेशन है, प्लेटो डिसिपल हैं सोक्रेट्स के, एरिस्टोटल डिसिपल हैं प्लेटो के। डिसिपल का हिंदी होता है, तो डिसाइपल का मतलब होता है चेला, गुरु चेला का रिलेशनशिप। तो एरिस्टोटल प्लेटो के चेला थे, प्लेटो इनके चेला थे। ये तीनों काफ़ी फेमस है फिलोसफी में। चेला कहना ज़्यादा गलत हो जाएगा, शिष्य बोल सकते हैं। ऐसे भी डिसाइपल का हिंदी होता है शिष्य, चेला तो मैंने ऐसे ही समझने के लिए आपको बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बताया गया है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा जो फिलोसफर थे। हिस्टोरियन का भी नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, बोथ वाज द मोस्ट फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। ये लोग एरिस्टोटल फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, तो इनका नाम ये काफ़ी फेमस याद रखिएगा। और ही मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिलोसफी। इन्होंने मेडिसिन की भी खोज की, बायोलॉजी में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, एस्ट्रोनॉमी में भी इनका ज़्यादा बहुत योगदान रहा। ठीक है, ही बिलीव दैट द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन दैट इज़ नाइदर एक्सट्रीम लग्जरी नॉर सेल्फ डिनायल। न ज़्यादा मतलब ऊंचाई पर जाओ, न ज़्यादा नीचे गिरो। द ग्रीक मेड कंट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिक्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले मैथमेटिशियन यहीं से निकले थे, जिसमें ज्योमेट्री एक चैप्टर है मैथ का। अगर आप एसएससी बैंकिंग पढ़ रहे हैं, बैंकिंग वाले नहीं, एसएससी वालों में एडवांस मैथ में ज्योमेट्री पढ़ना है, तो याद रखना यार आप लोगों का, ज्योमेट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। किनका? ग्रीक लोगों का। और पाइथागोरस थ्योरम इन्हीं का देन है। इक्विलिड थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम इन्हीं का देन है, इसको भी याद रखना। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें इधर अच्छे से क्लिक नहीं हुई तो मैनेज कर लेना यार। खैर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 2-3 वर्ड इधर उधर हो गया है। उसके बाद इन मेडिसिन
हिपोक्रेटस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हिपोक्रेटस को मॉडर्न मेडिसिन का जनक कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखना है। कौन? हिपोक्रेटस लेड द फाउंडेशन। फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन मतलब क्या होता है? आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स करते हैं, मतलब बेस कंप्लीट करते हैं। पहले बेस मजबूत होगा तभी आप कोई सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग फाउंडेशन कोर्स करते हैं। तो इन्होंने भी, हिपोक्रेटस ने मेडिसिन का फाउंडेशन सबसे पहले इन्होंने दिया। उसके बाद आज की डेट में देख लो यार कितने सारे मेडिसिन है, तो मेडिसिन का बेस हिपोक्रेटस का ही देन है। उसके बाद ग्रीस से बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर भी निकले हैं, ठीक है, जो स्पेस वगैरह में जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 4 नाम है, सिर्फ 4 नाम ही याद करना है। और बहुत भी हैं लेकिन ETC में वो इंक्लूडेड है, तो 4 दिए गए हैं, 4 ही का नाम आप लोग को याद करना है। पहले हैं एरिस्टारिकस, उसके बाद है पोटोलेमी, हिपारिकस, लास्ट में इराटोस्थनीज हैं। इन चारों का नाम याद रखना है। ये काफ़ी बड़े एस्ट्रोनॉमर जो ग्रीक ने हम लोगों को दिया, पूरे वर्ल्ड को। ये जो थे पोटोलेमी, इनका मानना था यार कि अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स के बीचों बीच में है, लेकिन ये इनका मानना था। और 6वीं सेंचुरी तक इनका जो 16वीं सेंचुरी तक, अंटिल 6th सेंचुरी, ये इनका जो कहना था सब मानते रहे, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। पूरे यूनिवर्स के बीच में सिर्फ अर्थ कैसे हो सकता है, इनका मानना था। लेकिन ये इनका जो भी फिलॉसफी था, जो भी बोलना था, बिल्कुल गलत साबित हो गया। उसके बाद जो ये थे इराटोस्थनीज थे, उन्होंने बताया प्रिपेयर्ड फेयरली एक्यूरेट मैप ऑफ द ग्लोब। इन्होंने ग्लोब को अच्छे ढंग से मतलब बनाया। एंड वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट वन कुड रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप बाई सेलिंग वेस्ट। और यही थे इराटोस्थनीज जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया अगर आप इंडिया पहुंचना चाहते हैं तो आप यूरोप के बेस्ट चले जाइए। एंड लास्ट में ग्रीक के आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेते हैं, स्थिलाकृति के बारे में। द एथना का जो मंदिर है, टेम्पल ऑफ एथना एंड पार्थिनोन, ये ग्रीक के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि उस तरह से किस तरह से इन लोग बिल्डिंग निर्माण करते थे, किस तरह से बिल्डिंग निर्माण करने की कला इनके पास थी। अब बहुत लोगों का स्कल्पचर्स क्या होता है वो नहीं समझ में आता है, तो पिक्चर देख सकते हैं, मूर्ति वगैरह या फिर ड्राइंग्स वगैरह, कलाकृति को आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। और मैंने वीडियो को शुरुआत में जो बताया था कि जो किला बनाया जाता था उन लोगों के समय में कि सिटाडेल आर्कोपोलिस, ताकि सब पे निगरानी रखा जा सके, डिफेंस के पर्पज़ से, सिक्योरिटी के पर्पज़ से। सबसे ऊंचा पॉइंट पे, सबसे ऊंचाई पे किला बनाया हुआ रहता था जहाँ से सभी पूरा शहर दिखता था। तो वो कौन थे जिन्होंने ये बनाया था, तो ये उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये थे फिडियस थे, ठीक है। इन्होंने ये स्कल्पचर्स बनाया था, कहाँ पे? एथेंस में। आर्कोपोलिस इसको बोलते हैं, आर्कोपोलिस या सिटाडेल, बात एक ही है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद रोमन सिविलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। वीडियो तो मैं अपलोड करूँगा लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।